एवरीवन, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल के अंदर ओम्स लॉ के बारे में। ठीक है दोस्तों, ओम्स लॉ को सबसे पहले दिया था जॉर्ज साइमन ओहम ने। जॉर्ज साइमन ओहम जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये जो है ये लॉ दिया था। इसीलिए हम कह सकते हैं कि उन्हीं के रेस्पेक्ट में या फिर उन्हीं के जो सम्मान में ये जो लॉ है ये पड़ा है ओम्स लॉ। ठीक है, जिसको हम पढ़ते हैं ओम्स लॉ करके। ठीक है, तो ये जो है साइंटिस्ट के नाम पर ही ये नेम पड़ा हुआ है जिसको हम पढ़ते हैं दोस्तों। और ओम्स लॉ का कहना है दोस्तों कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, किसी भी बुक में अगर आप देखोगे वहां पे लिखा होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो वोल्टेज है वो दोस्तों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। ठीक है, करंट के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोस्तों। मतलब अगर वोल्टेज जो है आप बढ़ाएंगे तो यहाँ पर जो है वो करंट की वैल्यू बढ़ेगी, और अगर आप वोल्टेज को घटाएंगे तो यहाँ पर जो है करंट की वैल्यू भी घट जाएगी। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। इसके अलावा दोस्तों वोल्टेज को हम डिनोट करते हैं V के साथ, और करंट को हम डिनोट करते हैं I के साथ। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं दोस्तों कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के। ओके, मतलब एक के बढ़ाने से दूसरा बढ़ता है, दूसरे की वैल्यू बढ़ती है, और एक के घटाने से दूसरे की वैल्यू भी घट जाती है। यानी वोल्टेज के कम या ज्यादा करने से यहाँ पर करंट के अंदर जो है ऑटोमेटिक जो है एक तरह से चेंज आ जाता है। ठीक ठीक है ना। चेंज मतलब क्या है, एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक अगर घटता है तो दूसरा भी यहाँ पर घट जाएगा। मतलब वोल्टेज कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, करंट की वैल्यू यहाँ पर कम हो जाएगी। अगर वोल्टेज यहाँ पर बढ़ जाती है तो क्या होगा, करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन ये कब होगा, जब यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर होगा। तो कांस्टेंट टेम्परेचर रखना बहुत जरूरी है। अब ऐसा यहाँ पर क्यों लिखा होता है कि भैया कि कांस्टेंट टेम्परेचर रखना जरूरी है, या कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही जो V है ये करंट की वैल्यू पे जो है मतलब एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही ऐसा क्यों इन्होंने कहा इस तरह से, तो इसको हम अभी आगे चलकर जो है समझने वाले हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसको हम किस तरीके से समझेंगे, इसके लिए हम यहाँ पर एक वायर का एक मान लीजिए टुकड़ा ले लेते हैं। ये मान लीजिए एक पीस है वायर का, कोई भी वायर मान लीजिए, एल्युमिनियम की वायर मान लीजिए या फिर कॉपर की वायर आप मान लीजिए। तो ये हमने एक कॉपर का टुकड़ा ले लिया। अब इस कॉपर के टुकड़े के अंदर क्या होगा दोस्तों, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब बिलियंस ऑफ एटम्स होंगे। हर कोई चीज एटम से ही मिलकर बनी, आप जानते हैं दोस्तों। आपने अगर पहले की वीडियो देखी होंगी तो उसमें आपको अभी तक इतना क्लियर हो चुका होगा। यहाँ पर मैं आपको कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर दिखाता हूँ इस वायर में। मान लीजिए कि ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि इस वायर के अंदर मतलब चल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से मान लीजिए कि एक सोर्स हमारे पास लगा है, ये मान लीजिए सोर्स का प्लस है, ये सोर्स का माइनस है। तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होने के कारण ये क्या करेंगे, जो सोर्स लगा हुआ है उसके प्लस की ओर यहाँ पर अट्रैक्ट होंगे, या फिर आप कह लीजिए कि एक ये इस डायरेक्शन में आ जाएंगे। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक की डायरेक्शन हो जाएगी, नेगेटिव होने के कारण ये प्लस की ओर इस तरह से जो है अट्रैक्ट होंगे, या इस तरह से ट्रेवल करना शुरू करेंगे, जिसके चलते हमें करंट मिलती है, ये आप जानते ही हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप समझिए कि इस टाइम पर जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल रहे हैं, इस वायर के अंदर से जो ट्रेवल कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे से टकरा टकरा कर इस तरह से जिगजैग मोशन में आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर मान लीजिए कि टेम्परेचर इस टाइम पर है 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री टेम्परेचर पर ये इलेक्ट्रॉन जो है कुछ वेलोसिटी के साथ टकराते टकराते इस तरह से जिगजैग मोशन में जो है वो आगे की ओर बढ़ रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए, इस तरह से मैं बाहर आपको इलेक्ट्रॉन निकाल के यहाँ पर समझाने की करता हूँ। ये मान लीजिए वायर में एक इलेक्ट्रॉन था और ये यहाँ पर दूसरा इलेक्ट्रॉन था, है ना। अब ये इलेक्ट्रॉन जब टकराते टकराते हुए एक आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे से टकरा टकरा कर जब इस तरह से आगे बढ़ते हैं जिगजैग मोशन में, तो इनके टकराने की दोस्तों कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, यहाँ पर स्पीड होगी, है ना। मान लीजिए
कि 25 डिग्री टेम्परेचर पर जो इलेक्ट्रॉन के साथ टकरा रहा था यहाँ पर अंदर वायर के अंदर, वो 1 सेकंड में मान लीजिए समझने के लिए कि 10 बार टकरा रहा था, या फिर मान लीजिए कि 2 बार टकरा रहा था। कितनी बार? 2 बार टकरा रहा था, और इस तरह से टकराते हुए ज़िगज़ैग मोशन में वायर में आगे ट्रेवल कर रहा था, चल रहा था, है ना? जो है वो मूवमेंट कर रहा था, इस तरीके से आप समझिए एक डायरेक्शन के अंदर, ठीक है? तो ये 1 सेकंड में हमने क्या माना कि 2 बार इस तरह से टकरा कर ये आगे बढ़ रहे थे। ये ग्राफ यहाँ पर देखिए। अब क्या होगा कि जैसे ही मान लीजिए 25 डिग्री टेम्परेचर से यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री हो गया, 50 डिग्री हो गया। तो 50 डिग्री टेम्परेचर होने के कारण क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे देखिए इस तरह से, यहाँ पे मैं फिर से बना के आपको दिखाता हूँ। ये मान लीजिए यहाँ पे वायर है, इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं। तो पहले यहाँ पर 25 डिग्री टेम्परेचर था, तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 सेकंड के अंदर क्या कर रहा था, यहाँ पर 2 बार टकरा रहा था। अब यहाँ पर दोस्तों जैसे आपने टेम्परेचर, या फिर जैसे यहाँ पर इंक्रीज जो है टेम्परेचर 50 डिग्री हो गया, तो ड्यू टू द थर्मल एनर्जी के कारण यहाँ पर क्या हुआ कि अब जो अंदर से इलेक्ट्रॉन्स थे वो थर्मल एनर्जी की वजह से क्या होगा, अब इनके अंदर से और तेजी के साथ ये टकरा 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 कर आगे बढ़ेंगे। मतलब 1 सेकंड में 2 बार टकरा रहे थे। आप समझिए इस तरह से कि अब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ अंदर जो है वो उसी 1 सेकंड में 100 बार, या मान लीजिए कि 1000 बार जो है वो टकरा रहा है। और यहाँ पर ग्राफ समझिए, पहले का ग्राफ मान लीजिए कि इस तरीके से था, इस तरीके से ज़िगज़ैग मोशन में जो है आगे इलेक्ट्रॉन जो है वो जो है वो चल रहे थे वायर के अंदर। लेकिन अब जो है वो थर्मल एनर्जी के कारण क्या हुआ कि अब बहुत ही तेजी के साथ इलेक्ट्रॉन्स के साथ टकरा रहा है। जहां पर 1 सेकंड में 2 बार टकरा रहा था, वहां पर 1 सेकंड में मान लीजिए 10 बार टकरा रहा। तो अब ये ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से समझिए आप, ये ग्राफ अब यहाँ पर बन रहा है, ठीक है? तो यहाँ से आप क्या समझे कि इलेक्ट्रॉन इतनी तेजी के साथ अंदर टकरा रहा है, तो एक तरह से ये यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है हीट तो यहाँ पर जनरेट होगी ही होगी दोस्तों। ये कह लीजिए कि भाई अब इलेक्ट्रॉन्स को एक तरह से जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा यहाँ पर मिल रहा है, क्योंकि अब वो 1 सेकंड में यहाँ पर 100 बार जो है एक इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पर टकरा रहा है। तो ये समझिए कि अब इलेक्ट्रॉन को आगे जो है ट्रेवल होने में जो है वो क्या मिल रही है, यहाँ पर एक तरह का रेजिस्टेंस यहाँ पर बढ़ रहा है। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे इलेक्ट्रॉन से अगर 1 बार टकरा रहा था 1 सेकंड में, अब वो उसी 1 सेकंड में 10 बार यहाँ पर टकरा रहा है। उसका ग्राफ जो है कुछ इस तरीके का बन रहा है। तो क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को आगे बढ़ने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी एक तरह से, और हमें जो करंट है वो आगे क्या मिलेगी, कम मिलेगी, है ना? जब रेजिस्टेंस अंदर जो है ज्यादा मिलेगा इलेक्ट्रॉन को, ज्यादा तकलीफ होगी आगे बढ़ने में, ज्यादा उसको यहाँ पर जो है वो फेस करना पड़ेगा अंदर जो है वायर के अंदर, तो आगे जो करंट है वो क्या मिलेगी, कम मिलेगी ना। तो इसीलिए यहाँ पर इन्होंने क्या कहा था कि कांस्टेंट टेम्परेचर रखना जो है जरूरी है। ये साइंटिस्ट जानते थे दोस्तों कि अगर हम यहाँ पर कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं रखेंगे तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर अगर नहीं होगा, टेम्परेचर अगर वेरी करेगा तो इसके चलते हमारे पास जो है रेजिस्टेंस की वैल्यू वेरी करेगी। क्या रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर वेरी करेगी, और जब रेजिस्टेंस की वैल्यू वेरी करेगी तो यहाँ पर जो करंट है इसकी वैल्यू भी यहाँ पर चेंज करेगी, कम या ज्यादा होगी। तो अगर करंट की वैल्यू यहाँ पर कम ज्यादा होगी, मतलब चेंज करेगी, वेरी करेगी वो, तो फिर हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के। अब यहाँ पर और अच्छे से समझिए दोस्तों, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ दोस्तों, यहाँ पर जो V होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, और जब हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट जुड़ जाता है R, जिसको हम दोस्तों रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब यहाँ से इसी फॉर्मूले से समझिए कि अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर वेरी करेगी, मतलब चेंज करेगी, किसके चलते, टेम्परेचर के चलते ये वेरी करती है। अभी हमने समझा दोस्तों कि भाई जब टेम्परेचर को हम चेंज कर रहे थे तो अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे से और ज्यादा टकराते हुए चलेंगे। तो टकराने से क्या होगा कि फर्दर उनके अंदर से क्या होगा, एक तरह से उनको टाइम लगेगा ना आगे मतलब ट्रेवल करने में एक तरह से, जिसके चलते मतलब एक तरह से हमें करंट कम मिले। करंट कम मतलब क्या, अंदर से रेजिस्टेंस ज्यादा मिला होगा, है ना? यही तो समझ रहे हैं आप। तो जब ये किसकी वजह से हुआ, रेजिस्टेंस के चेंज करने से। तो जब रेजिस्टेंस यहाँ पर वेरी कर रहा है, मान लीजिए रेजिस्टेंस बढ़ गया तो यहाँ पर करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
अगर रेजिस्टेंस वो कम मिलेगा तो यहाँ पर करंट की वैल्यू क्या है, ज्यादा मिलेगी। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि भैया जो जो यहाँ पे साइंटिस्ट थे ये जानते थे कि भाई टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रखना जरूरी है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे तो यहाँ पर जो है वो रेजिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी हमारे पास। जब रेजिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी तो हम कह सकते हैं कि V जो है वो I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट पहले से ही जानते थे, इसीलिए यहाँ पर जो है लिखा जाता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ओके दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना जरूरी था क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें कांस्टेंट रखनी है। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर टेम्परेचर के साथ हमें कुछ और भी चीजें यहाँ पर देखनी है, जैसे कि अगर हम इस रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखेंगे, कांस्टेंट रखना होगा अगर हमें, तो यहाँ पर जो है एक और फॉर्मूला होता है जो कि आप जानते हैं दोस्तों, R बराबर होता है रो एल अपान एरिया। ये भी हमारे पास रेजिस्टेंस का ही फॉर्मूला होता है। और आप जब डेफिनेशन वगैरह देखोगे वहां पर आप देखोगे कि भाई अगर आपने जो है टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है, लेकिन इसके अलावा जो लेंथ है और एरिया ऑफ द वायर जो है वो भी आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो देखिए ये फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस R बराबर रो एल अपान एरिया। तो ये L क्या है हमारे पास, लेंथ ऑफ द वायर है। ये ए क्या है हमारे पास, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वायर का। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अगर हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू को कांस्टेंट रखना है, एक तो टेम्परेचर हमें कांस्टेंट रखना पड़ेगा, दूसरा लेंथ ऑफ द वायर हमें कांस्टेंट रखना पड़ेगा, और एरिया जो वायर का है वो भी हमें कांस्टेंट रखना पड़ेगा। और बाकी ये जो रो है इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हम इसको बोलते हैं। और इसकी जो वैल्यू है ये तो मटेरियल के ऊपर ही डिपेंड करती है, मतलब कौन सा मटेरियल हमने यूज किया है उसके ऊपर ये जो वैल्यू है डिपेंड करती है, कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, लेंथ और एरिया ये हमें अनचेंज्ड मतलब रखने हैं, ये वेरी नहीं करने चाहिए। अगर इनमें से वेरी किया, लेंथ और एरिया को आपने वेरी कर लिया, तो यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस के अंदर जो है वो वेरिएशन आ जाएगा, और रेजिस्टेंस के अंदर अगर वेरिएशन आएगा तो करंट के अंदर जो है वो यहाँ पर वेरी करेगी, और करंट की वैल्यू वेरी करेगी। तो भी आप यहाँ पर ये नहीं कह सकते हैं कि जो V है जो है एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या फिर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I आप नहीं कह सकते हैं। ठीक है, और आप जानते हैं दोस्तों कि ये जो लॉ है ये कभी भी चेंज नहीं होते हैं, चाहे फिर आप अर्थ पे जो है रहिए या फिर आप कहीं मून पे चले जाएंगे, तो भी ये जो लॉ होते हैं ये चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये कहीं पर भी अब आप खुद से भी डेफिनेशन वगैरह दे सकते हैं, या कहीं लिख सकते हैं। अगर आपको ये क्लियर हो रहा होगा तो आप खुद से भी जो है लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर फॉर्मूला निकाला है V बराबर I इंटू आर। V हमारे पास वोल्टेज है, I हमारे पास करंट है, R हमारे पास रेजिस्टेंस है। तो अगर हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर निकालनी होगी तो किस तरीके से यहाँ पे निकालेंगे, देखिए दोस्तों, V डिवाइडेड बाई I हमारे पास क्या हो जाएगा, R के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब सबसे पहले आप इस ग्राफ को देख लीजिए, जो कि आप अगर किसी 8th क्लास में हैं या मान लीजिए 10th 12th क्लास में हैं, तो वहाँ पर ये ग्राफ भी आप ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, जो है ये वोल्टेज है, एक साइड में हमने वोल्टेज को लिया है, दूसरे साइड से हमने करंट को लिया है। और वोल्टेज आप मान लीजिए कि 4 वोल्ट का यहाँ पर जो है वोल्टेज आपने रखी, जिसके चलते मान लीजिए आपको 2 एम्पियर की करंट मिली। इसी तरह से आपने 8 वोल्ट की यहाँ पर वोल्टेज बढ़ाई, आपको इसके चलते 4 एम्पियर की करंट मिली, मतलब दो जो है एम्पियर यहाँ पर कॉन्स्टेंटली जो करंट है वो इंक्रीज कर रही है। तो यहाँ पर जो है अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालें, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे, V बराबर होता है I इंटू आर। V बाई आई हमारे पास क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। V हमारे पास गिवन है दोस्तों 4 वोल्ट, 4 लिखेंगे, और इसके चलते 4 वोल्ट के चलते हमें 2 एम्पियर की करंट मिली, तो 2 लिखेंगे। तो यहाँ पर जो है 2 जो है वो हमारे पास क्या आ गया, 2 ओम यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टेंस हो गया। रेजिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं, ओम्स के अंदर मेजर करते हैं। उसका सिंबल आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमें यहाँ पर मिली जो रेजिस्टेंस मिला वो हमें मिला 2 ओम का। ठीक है, इसी तरह से जैसे आप यहाँ पर जो है जो है 4 वोल्ट की जगह यहाँ पर 8 वोल्ट जो है वो यहाँ पर वोल्टेज मान लीजिए कर लेते हैं, जिसके चलते आपको 4 एम्पियर की यहाँ पर जो है करंट मिलती है। तो सेम इसी तरीके से वैल्यू निकालेंगे आप, V बराबर I इंटू आर।
और V बाई आई हमारे पास हो जाएगा R के बराबर। तो यहाँ पर 8 डिवाइडेड बाई 4, 8 क्या है हमारे पास वोल्टेज है, और I क्या है हमारे पास इसके चलते 4 है, तो यहाँ पर 4 दूना 8 हो जाएगा। तो 2 ओम का यहाँ पर भी आपको क्या मिल गया, रेजिस्टेंस मिल गया। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस देखिए यहाँ पे आपको कांस्टेंट मिल रहा है, तो इसलिए यहाँ पर जो है ये जो ग्राफ है ये एक स्ट्रेट लाइन का यहाँ पर ग्राफ जो है आपको मिलता है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, रेजिस्टेंस R हो जाता है। तो दोस्तों होप करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो है दोस्तों ये हेल्पफुल लगी होगी, और अगर आप चाहते हैं इसके लिए कि मैं आपको डेफिनेशन दूँ इसके लिए, और तो मैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। अगर आप मुझे कमेंट के ज़रिए बताते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको जो है वो लिख लेता हूँ इसके लिए। अदरवाइज़ दोस्तों आप इसको एक बार समझिए और अपनी ही डेफिनेशन अपनी ही तरीके से लिखिए, ग्राफ को ड्रॉ कीजिए, जो है 100% आपको इसके लिए मार्क्स जो है मिलेंगे, या फिर यहाँ पर समझने के बाद जो है आप बुक में भी देख सकते हैं। ठीक है, मेरे यहाँ पर कहने का यही मतलब था कि भाई आप जो है एक बार अच्छे से समझें, ताकि ये जो है ना पूरा का पूरा आपके माइंड में छप जाए, कहीं से भी आपको रट्टा लगाने की कोई जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो होप करता हूँ कि दोस्तों आपको ये जो वीडियो है ये हेल्पफुल लगी होगी, और इसी तरह की और भी जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन पाने के लिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, बेल आइकन पर भी प्रेस करके रख सकते हैं, ताकि जो नेक्स्ट मेरी वीडियोस जो भी आए उनका नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। दोस्तों आप सबका बहुत बहुत थैंक यू।